गुड मॉर्निंग बालकों, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? देखो बेटा, आप सारे वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी बात है। अपनी तैयारी को इसी रूप में जारी रखें। अपने जो लेसन था आपके, वो आपकी चौथा लेसन चला था सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय क्या होती है, इसके बारे में आपने समझा। अगला जो अपना प्रकरण है वो न्यायपूर्ण बंटवारे से है। न्यायपूर्ण जो बंटवारा है उसका क्या तात्पर्य होता है, न्यायपूर्ण बंटवारा क्यों जरूरी है? तो देखो बेटा, समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो, निष्पक्ष रूप से लागू। किसके लिए? समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए सरकारों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इस बात का निर्धारण करे कि कानून और नीतियां सभी लोगों पर निष्पक्ष रूप से और समान रूप से लागू हो। कानून और नीतियां समान रूप से लागू होगी तभी जो है आपके समानता की स्थापना होगी। लेकिन देखो, क्या इतना करना काफी है? इतना ही करना काफी नहीं है कि नीतियां और कानून लागू कर दिया और सरकार का कार्य पूरा हो गया। सरकार का जो कार्य है वो यहां तक ही नहीं है। सरकार को जो है आपके इससे कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता होती है। कानून और नीतियों को लागू करने के आगे भी सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, महत्वपूर्ण उसकी जिम्मेदारियां होती है। देखो, आपके सामाजिक न्याय का जो संबंध होता है, सामाजिक न्याय का जो सरोकार होता है वो वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से होता है। सामाजिक न्याय का मैंने यहाँ पर भी लिखा आपके, सामाजिक न्याय का सरोकार यानी संबंध वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से होता है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए क्या जरूरी है? सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए वस्तुओं और सेवाओं का न्यायोचित वितरण करना भी जरूरी है। नीतियां और कानून समान रूप से लागू करने के साथ साथ आपके आगे सरकार को और आगे क्या करना पड़ता है? वस्तुओं और सेवाओं का न्यायोचित वितरण भी करना पड़ता है। न्यायोचित वितरण क्यों करना पड़ता है? देखो, आपके न्यायोचित वितरण इसलिए जरूरी है ताकि सबको न्याय मिले। चाहे आपके राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या आपके समाज के अंदर जो है आपके विभिन्न समूह और व्यक्तियों के बीच वितरण का मामला हो, किसी भी स्थान पर वितरण का मामला हो, यह वितरण क्या होना चाहिए? न्यायोचित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यायोचित वितरण होना चाहिए। यदि समाज में गंभीर सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं तो यह जरूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण किया जाए। कई बार समाज में गंभीर सामाजिक और आर्थिक असमानताएं होती है, तो सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं हैं उन असमानताओं को दूर करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो संसाधन है, चाहे आर्थिक संसाधन हो चाहे सामाजिक संसाधन हो, उन सबका पुनर्वितरण किया जाए, दोबारा उनका बंटवारा किया जाए ताकि सबको न्यायोचित ढंग से ये संसाधन मिल सके, तभी न्याय की स्थापना होगी। तो सरकार को यह भी करना होता है कि अगर वो समझे कि संसाधनों का वितरण न्यायोचित नहीं है तो उन्हें क्या करना पड़ता है? पुनर्वितरण भी करना होता है। ये भी सरकार के लिए जरूरी होता है। देखो, आपके पुनर्न्यायोचित वितरण होगा तभी नागरिकों को क्या किया जाएगा? एक समान धरातल मिलेगा। नागरिकों को जीने के लिए एक समान धरातल मिलेगा, अर्थात आर्थिक और सामाजिक आधार पर उनके साथ समानता होगी, न्याय की स्थापना होगी। जिससे समान धरातल का मतलब होता है सबके लगभग समानता रहेगी। हालांकि मैंने बताया था आपकी पूर्ण समानता की स्थापना, आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण समानता की स्थापना करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो है क्या किया जाए? आर्थिक अंतर को कम किया जाए। जब आर्थिक अंतर कम होता है तो एक समान धरातल मिल जाता है उन्हें आर्थिक क्षेत्र में। इसके अलावा देखो, आपके जो आर्थिक है, जो समान धरातल उत्पन्न करना है, समान धरातल जो है सबको मिल सके, इसके लिए संसाधनों का पुनर्वितरण करने का कार्य करना होता है। इसलिए किसी भी देश के अंदर सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जरूरी होता है कि न केवल लोगों के साथ समाज के जो कानून और नीतियां हैं उनके संदर्भ में जो है आपके बर्ताव किया जाए, समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थितियों और अवसरों के मामले में भी कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। कि संसाधनों के पुनर्वितरण के साथ साथ ये जरूरी है कि किसी भी देश के अंदर सामाजिक
न्याय के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए या सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए ये जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है कि लोगों के साथ समाज के कानून और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए। जो भी समाज के लोग हैं उन सभी के साथ में कानून और नीतियां तो समान होनी चाहिए, जो पहले बता दी। कानून और नीति के अनुसार तो सबके साथ समान बर्ताव होना ही चाहिए। साथ में जीवन की स्थितियों और अवसरों के मामले में भी उन्हें कुछ बुनियादी समानता की आवश्यकता होती है, तो वो बुनियादी समानता भी उनको मिलनी चाहिए। इनके बारे में जीवन की स्थितियां, अवसर है, आपके आर्थिक संसाधन है, उत्पादन के साधन है, हाँ ना, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ऐसी जो इस जीवन की स्थितियां हैं उन स्थितियों में, और अवसर है जीवन जीने के लिए, अर्थ उत्पादन करने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो अवसर है वो अवसर भी उन्हें क्या मिलने चाहिए, समान रूप से मिलने चाहिए। तभी हम ये मानते हैं कि समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हुई है। समाज में किसकी स्थापना हुई है? सामाजिक न्याय की स्थापना हुई है। तो इन सब का उपभोग करने का अवसर उन्हें मिलना चाहिए। देखो, हर व्यक्ति के लिए जरूरी माना गया है कि वह जो है आपके क्या करे, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करे। हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी होता है कि उसे उसके उद्देश्य पूर्ण करने के अवसर मिले, और व्यक्ति के लिए भी जरूरी है कि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे, अपने उद्देश्यों को पूरा करे। ये व्यक्ति के लिए भी जरूरी होता है। जब वो अपने उद्देश्यों का प्रयास नहीं करेगा तो उसके उद्देश्य सफल नहीं होंगे, इसलिए उसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं को भी देखो, अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए, और राज्य को भी ऐसी स्थितियां उपलब्ध करानी चाहिए जिससे व्यक्ति अपने जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त करे और साथ साथ में अपने आप को अभिव्यक्त भी कर सके। उदाहरण के लिए देखो, हमारा जो देश है, हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया गया है। हमारे देश में सामाजिक जो असमानता है उस सामाजिक असमानता को समाप्त करने और सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। छुआछूत को एक गैर कानूनी अपराध माना गया है, एक दंडनीय अपराध माना गया है। क्यों? ताकि जो आपके, जिनको हम अछूत कहते हैं, निचली जातियां कहते हैं, उनको भी जो है अपने उद्देश्यों को और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर मिले, अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने का अवसर मिल सके। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। उन्हें देखो, आपके जो नीचे कही जाने वाली जातियां हैं हमारे देश में, निचली जातियां जिनको कहा जाता है, उनके लिए जो आपके मंदिरों में प्रवेश है, नौकरी और पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं होती है, बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, उनसे रोका नहीं जा सकता। किसके आधार पर? भेदभाव के आधार पर, निचली जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जो आपके लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर, इस आधार पर किसी भी वर्ग को जो है इन मूल सुविधाओं से, बुनियादी सुविधाओं से नहीं रोका जा सकता। देखो, आपके विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है उनके पुनर्वितरण के लिए भी जो है कानून बनाए हैं। भूमि सुधार कानून जैसे जो कानून है लागू किए गए हैं, और भूमि सुधार कानून है वो कानून इसीलिए है ताकि इन संसाधनों का पुनर्वितरण करके सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए। किसकी स्थापना की जाए? सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए। तो देखो, समाज में न्याय की स्थापना के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास है वो सरकारें करती है और सरकारों को करने भी चाहिए। तो इन सामाजिक न्याय की जो स्थापना है, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी हमारे सामने खड़े होते हैं। कौन से सवाल है? पहला सवाल देखो इनमें है आपके कि क्या संसाधनों का वितरण शिक्षा तथा नौकरी तक समान पहुंच सुनिश्चित किया जाए, और यदि हाँ तो कैसे? कि संसाधनों का जो वितरण है वो वितरण करना और शिक्षा तथा नौकरियों तक समान पहुंच स्थापित करना, समान पहुंच सुनिश्चित करना, ये की जानी चाहिए क्या? यदि हाँ तो कैसे की जाए? यदि हाँ तो कैसे की जाए? तो कितनी बातें आई हैं आपके यहाँ पर? 3 बातें हैं। कौन कौन सी है आपके? एक तो महत्वपूर्ण संसाधन, एक तो क्या आपके महत्वपूर्ण संसाधन, संसाधनों, शिक्षा, महत्वपूर्ण संसाधनों, शिक्षा और आपके नौकरियों तक
सभी व्यक्तियों की जो है समान रूप से पहुंच सुनिश्चित की जाए क्या? यदि हाँ की जाए तो फिर कैसे? तो ऐसे जो सवाल है, ऐसे सवालों पर जो है आपके विभिन्न लोगों के विभिन्न विचार है, विभिन्न उत्तर है, विभिन्न जो आपके उत्तर आते हैं इनके। और जो ऐसे जो अन्य जो मामले हैं उनमें भी मत विभिन्नता रहती है। मत भिन्नता का मतलब कि अलग अलग लोग अलग अलग उत्तर देते हैं। कुछ तो जो है आपके ऐसे मामलों में क्या अलग तरीका बताते हैं, दूसरे अलग तरीका बताते हैं। कभी कभी जो आपके हम ये तो कहते हैं कि महत्वपूर्ण संसाधनों, शिक्षा और नौकरियां सबको उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन फिर उनका क्या तरीका, उन तरीकों में से किसी एक समूह के तरीकों को अपनाया जाता है तो दूसरा समूह उसका विरोध करता है, दूसरा समूह जो है अलग तरीका बताता है। देखो हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जो है आपके इन मामलों में, इन प्रश्नों पर जो है मत भिन्नता है। और मत भिन्नता कभी कभी इतना उग्र और भावावेश रूप धारण कर लेती है कि इससे हिंसा भी बढ़ जाती है, हिंसा भी हो जाती है। लोग मानने लगते हैं कि जैसे उनको और उनके परिवार का जीवन और भविष्य क्या हो गया है, दांव पर लग गया है। इन लोगों को संसाधनों, शिक्षा और नौकरियों तक पहुंच निश्चित करने के लिए जब कोई प्रयास किया जाता है तो लोग क्या मानते हैं, ऐसे मानते हैं जैसे उनके परिवार और भविष्य का दाव कोई ही दाव पर लगाया जा रहा है। और हमने भी जो है देखा है ऐसा कई बार कि हमें क्रोध भी आता है, हम हिंसा भी करते हैं, और ऐसे मामले हमारे सामने भी आए हैं, है ना। ये हिंसा और क्रोध के मामले देखो हमारे देश के शैक्षणिक संस्थानों में हो, चाहे आपके सरकारी नौकरियों में सीट के आरक्षण के लिए हो, चाहे आपके अन्य किसी बात को लेकर के जो है आपके वंचित वर्गों को अवसर प्रदान करने से संबंधित हो, इन मामलों पर या इन अवसरों पर हम ऐसी ही हिंसा को देखते हैं। बहरहाल आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी है, राजनीतिक सिद्धांत की जो पुस्तक है उसको पढ़ रहे हैं, उसके विद्यार्थी है, और राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थी होने के नाते हमें थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए। हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि सभी लोगों तक संसाधनों, शिक्षा और नौकरियों की पहुंच होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो ऐसी अगर हम जानते हैं, चाहते हैं, तो फिर हमें ऐसे कोई प्रावधान सरकार करती है तो उनका विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रावधानों का विरोध नहीं करना चाहिए। आप नहीं मानते क्या चीज कि क्या वंचित जो लोग हैं उनकी सहायता की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? की जानी चाहिए। अगर उनकी सहायता की जानी चाहिए और सहायता की जाती है तो वही न्यायोचित होगी, और यही व्यवस्था न्याय की कसौटी पर खरी उतरेगी। इसी को हम न्याय कहेंगे। इसी बात से संबंधित जो विचार है कि लोगों को महत्वपूर्ण संसाधनों, शिक्षा और नौकरियों तक कैसे जो है आपके उपलब्ध कराए जाए अवसर, या जो है आपके प्रत्येक व्यक्ति का प्राप्य कैसे मिले, प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस आधार पर जो है आपके नियम और सिद्धांत निर्मित किया जाए, इनसे संबंधित जो है आपके एक विचारक ने एक विचार दिया है जो आपके जॉन रॉल्स का विचार कहलाता है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है। इस जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की बात हम अगले खंड में करेंगे, है ना। जॉन रॉल्स ने तर्क दिया है न्याय के संबंध में। क्या तर्क दिया है कि समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त सदस्यों को सहायता देने की जरूरत स्वीकार करने के लिए बेशक युक्ति संगत औचित्य हो सकता है कि समाज में वे लोग जो न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त करते हैं, अर्थात नीचे के स्तर के लोग हैं जो केवल बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करते हैं, कई ऐसे भी हैं जो बुनियादी सुविधाओं से ही वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की सहायता करने की आवश्यकता है, और इस सहायता को हमें क्या करना चाहिए? बिना शक के युक्ति संगत रूप से स्वीकार करना चाहिए, तर्क संगत रूप से स्वीकार करना चाहिए। और जॉन रॉल्स भी जो है उनकी सहायता करने को औचित्य मानता है, औचित्य नहीं सही मानता है, सत्य मानता है। तो अगला जो आपके सिद्धांत है वो क्या है? आपके जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है। एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत आपके जॉन रॉल्स न्याय का सिद्धांत है आपके। यहाँ पर रॉल्स दे रखा आपके, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत।
रोल्स का न्याय का जो सिद्धांत है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको एक बार थोड़ा सा। सबसे पहले तो हम चर्चा इस बात पर करते हैं कि यदि लोगों से कहा जाए कि आपको रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना चाहिए, आपसे पूछा जाए कि आप किस किस्म के समाज में रहना चाहते हैं, तो देखो संभव है हर लोग, हर व्यक्ति, चाहे किसी से पूछो आप, वो यही कहेगा कि मुझे एक ऐसे समाज को चुनने की आवश्यकता है, मुझे एक ऐसा समाज मिले जिसके नियम और संगठन हमें पूरी सुविधाएं दे। तो लोग भी ऐसा ही समाज चुनेंगे जिस समाज में उन्हें क्या मिले, आपके जिस समाज में उन्हें जो है आपके नियम और संगठनों से विशेष सुविधाएं मिले, वे विशेष सुविधा संपन्न हो सके, ऐसा समाज में उनको स्थान मिलने वाला ही समाज वो चुनना चाहेंगे। अर्थात समाज में उनको कैसा स्थान मिले कि समाज में नियमों और संगठनों के आधार पर उन्हें जो है आपके एक सुविधा संपन्न स्थान मिले, ऐसे समाज को वो चुनना चाहेंगे। कोई भी नहीं चुनना चाहेगा कि समाज में उनको नीचे की डिग्री मिले। आपको कहे कि आप कैसा समाज चुनेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि साहब मेरे को ऐसा समाज मिलना चाहिए जिसमें मेरे साथ शोषण हो, मेरे साथ जो आपके भेदभाव किया जाए, ऐसा कहोगे क्या? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। आप ये कहेंगे कि मुझे एक ऐसा समाज मिलना चाहिए जिसके नियम और जिसका संगठन है, इन नियमों और संगठनों में मुझे क्या है आपके एक सुविधाजनक स्थिति मिले, सुविधा संपन्न स्थिति मिले, ऐसा ही समाज आप चुनना चाहेंगे। और यही बात सभी लोग कहेंगे, सभी लोग यही बात करेंगे कि हमें जो है कैसा समाज मिलना चाहिए, सुविधा संपन्न या सुविधा वाला समाज मिलना चाहिए और सुविधा संपन्न ही स्थान हमारा होना चाहिए। हम सब लोगों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों के लिए अपने निजी हितों को त्याग सकेंगे, निजी हितों को दरकिनार करके फिर कुछ ऐसा निर्णय ले सकेंगे। अगर समाज में निर्णय लेने के लिए कहा जाए कि आप कोई नियम बनाइए, कानून बनाइए, कोई व्यवस्थाएं कीजिए समाज के लिए, लोगों के लिए, तो कोई भी व्यक्ति अपने हितों को त्याग करके, अपने हितों को दरकिनार करके कोई नियम बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। और खासकर जब उसको ये यकीन हो जाए कि उसके नियमों से, उसके द्वारा किए जाने वाले इन कार्यों से, नियम हो चाहे कानून के संबंध में फैसला लेना हो, तो उसके इन फैसलों से जो है उसे और उसके आने वाले बच्चों को जो है आपके सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा, या उनके भविष्य की जो जिंदगी है, उनके जो मौके हैं वो मौके प्रभावित होंगे। ऐसा जब हो तब कोई भी व्यक्ति या कोई भी माता पिता त्याग नहीं करेगा, अपने निजी हितों को दरकिनार नहीं करेगा। वो चाहेगा कि ऐसी नीति बनाई जाए हमारे द्वारा जिससे हम और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य सुधर सके, सुंदर हो सके, अच्छा हो सके। तो हर व्यक्ति यही चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें जो आपके जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो वंचित समूह है, उनके लिए अच्छे कानूनों और अच्छे नीतियों की कामना नहीं कर सकते। न्याय की स्थापना ऐसी स्थिति में नहीं हो सकती। कब है? जब कोई भी व्यक्ति अपने हितों को त्यागने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। तो इसके बारे में देखो, आपके किसी भी व्यक्ति से सहयोग करने की बात कही जाए कि न्याय की स्थापना के लिए सहयोग करो, तो वो सहयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे पता है कि उसके द्वारा किए जाने वाले सहयोग से उसको और उसके बच्चों के भविष्य को जो है आपके हानि उठानी पड़ सकती है, अवसरों या मौकों से जो है वंचित होना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो भी क्या नहीं करेंगे, आपके सहयोग नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे परिदृश्य में किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत और बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते, तो हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंचे जो निष्पक्ष हो और न्याय संगत हो। तो ऐसी स्थिति में कि हर व्यक्ति अपने हित की सोचता है, अपने बच्चों के भविष्य की सोचता है, और ऐसी स्थिति में हम उन लोगों से सहयोग या न्याय की कामना नहीं कर सकते। तो फिर न्याय की स्थापना कैसे की जाए? तो जॉन रॉल्स ने जो है आपके इसके लिए जो है आपके एक सिद्धांत दिया है जिसे अज्ञानता का सिद्धांत कहते हैं। जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि किस प्रश्न का, कि हमें ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंचे जो निष्पक्ष और न्याय संगत हो। तो निष्पक्ष और न्याय संगत निर्णय पर पहुंचने के लिए जॉन रॉल्स ने उत्तर दिया है कि हम उस निर्णय तक कैसे पहुंचे। इसके लिए वो क्या करते हैं, तर्क देते हैं। उत्तर देना या तर्क देना। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है, एकमात्र रास्ता यही है। किस तक? निष्पक्ष और न्याय संगत स्थान तक या नियम तक या कानून तक पहुंचने का। क्या है कि हम खुद को
ऐसी परिस्थितियों में होने की कल्पना करें या ऐसी परिस्थिति में अपने आप को ले जाएं जहां हमें निर्णय लेना है, जिसका हमें समाज को कैसे संगठित करना है, इस बात का निर्णय लेना है। ऐसी परिस्थिति में ले जाए अपने आप को जहां पर हमें क्या करना है, समाज को कैसे संगठित करना है, इस बात का निर्णय लेना है। जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि समाज में हमारी स्थिति क्या है, समाज में हमारी क्या स्थिति है ये हमें पता नहीं है, हमारी क्या जगह होगी ये पता नहीं है, क्या स्थिति होगी या क्या। अर्थात इसका मतलब ये हुआ है कि समाज में हम मौजूद नहीं है। हमें ऐसी स्थिति में ले जाना चाहिए कि हमारा भी जन्म नहीं हुआ, भविष्य में जन्म होना है और भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, कानून और नियम बना रहे हैं। तो देखो, जब हम ऐसी स्थिति में रह करके नियमों का निर्माण करेंगे तो वास्तव में वो न्याय संगत होंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं जानते कि हमारा जन्म नीची जाति में होगा या उच्च जाति में होगा, हम सुविधा संपन्न परिवार में जन्म लेंगे या सुविधा विहीन परिवार में जो है जन्म लेंगे। इस संबंध में रोज तर्क देते हैं कि अगर हमें ये नहीं मालूम है कि हमारी क्या स्थिति होगी, इस मायने कि हमें कौन से वर्ग में होंगे, हम कौन सी स्थिति में होंगे, हमारे भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब समाज के नियमों और संगठन के बारे में निर्णय लेता है तो वो निर्णय न्यायपूर्ण होगा, अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का पता ही नहीं है कि वो कौन सी स्थिति में जन्म लेगा, इसलिए वो हर स्थिति को ध्यान में रख करके निर्णय बनाएगा कि उसके द्वारा बनाया गया नियम, अगर वो निम्न स्थिति में जन्म ले तो भी लाभदायक होना चाहिए, उच्च स्थिति में ले तो भी लाभदायक होना चाहिए। इसलिए वो किसी भी वर्ग का अहित भी नहीं सोचेगा और किसी भी वर्ग को लाभ भी पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। तो इस आधार पर न तो किसी वर्ग को लाभ पहुंचाया जा रहा है, न किसी वर्ग को हानि पहुंचाई जा रही है, और इस दृष्टि से कोई नियम बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है, कोई स्थिति स्थापित की जाती है, तो वो निश्चित रूप से न्याय संगत होती है, अच्छी होती है। रोल्स ने इस सिद्धांत को क्या कहा है, अज्ञानता का जो आपके आवरण का सिद्धांत कहा है। क्या कहा है? अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत। अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत। अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत क्यों कहा है, अभी बताया मैंने कि व्यक्ति अपने आप को ऐसी स्थिति में ले जाता है जिस स्थिति में उसे पता नहीं है कि उसका भविष्य में किस समुदाय में, किस वर्ग में जन्म होगा, वो उच्च वर्ग में होगा या निम्न वर्ग में होगा, गरीब वर्ग में होगा या अमीर वर्ग में होगा, सुविधा संपन्न वर्ग में होगा उसका जन्म या सुविधा विहीन वर्ग में होगा। ऐसी स्थिति में रहकर के वो कानून बनाएगा, सिद्धांत बनाएगा, नियम बनाएगा, नीतियां निर्धारित करेगा, तो निश्चित रूप से ये सोचेगा कि नीतियां बनाते समय वो सोचेगा कि अगर उसका जन्म सुविधा विहीन परिवार में हो गया, सुविधा गरीब परिवार में हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो नीतियां उसके अहित कर नहीं होनी चाहिए, उसको लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए, उसके हित में होनी चाहिए। ये सोचते समय वो ये भी नहीं सोचेगा कि उसकी नीतियां सुविधा संपन्न वर्गों को हानि पहुंचाने वाली हो। क्यों? क्योंकि वो ये मानेगा कि अगर उसके द्वारा बनाई गई नीतियों से सुविधा संपन्न वर्गों को हानि होगी और उसका जन्म भविष्य में सुविधा संपन्न वर्ग में हो जाएगा तो उसको भी वो हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए वो दोनों ही स्थितियों को ध्यान में रखेगा। कौन कौन सी को? अमीर वर्ग संपन्न वर्ग की स्थिति को भी और निर्धन वर्ग की स्थिति को भी, वंचितों की स्थिति को भी और सुविधा संपन्न लोगों की स्थिति को भी, ताकि उसकी नीतियों से किसी भी वर्ग को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं उठानी पड़े। तो आपके जॉन रॉल्स भी यही आशा करते हैं। क्या आशा करते हैं? देखो अपनी बुक में देखो एक बार, जॉन रॉल्स भी यही आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता के हालात में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं वैसे ही खुद के हितों को ध्यान में रख के फैसला करेगा। अज्ञानता के आवरण में है, इसलिए जैसे सब करते हैं, सब क्या करते हैं? खुद के हित को ध्यान में रखते हैं। तो ऐसे ही जो है आपके कोई भी व्यक्ति अज्ञानता के आवरण में रहकर के निर्णय लेगा तो खुद के हित को ध्यान में रख करके लेगा। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जब उसका जन्म हो तो उसको लाभप्रद स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब उसका जन्म हो तो लाभप्रद स्थिति में नहीं हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जब जन्म हो तो वो जो है आपके अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसलिए वो सबसे बुरी परिस्थितियां हैं उनको मद्देनजर रख करके कल्पना करेगा
और खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले जो व्यक्ति हैं उनको सामने रखेगा। अपने वो इस विचार को सामने रखेगा कि अगर उसका जन्म सुविधा संपन्न वर्ग में हो जाए तो उसे विशेष अवसर का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। विशेष अवसर जो आपके विशेष जो अवसर है उनका उपभोग भी करेगा वो। लेकिन अगर उसका जन्म विशेष सुविधाओं से विहीन वर्ग, वंचित वर्ग, विशेषाधिकारों से वंचित वर्ग में हो जाए तो क्या स्थिति होगी? ऐसी स्थिति में उसे कितनी समस्याओं का सामना, कितनी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। और वो नहीं चाहता है कि उसे कठिनाइयों को झेलना पड़े, वो नहीं चाहता है कि उसे कठिनाइयों को झेलना पड़े। इसलिए वो चाहेगा कि उसके नियम जो है आपके कैसे होने चाहिए, सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले होने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख करके वो क्या करेगा, आपके शिक्षा हो, स्वास्थ्य है, आपके आवास है, जैसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है सभी को लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए नीति बनाएगा। वो चाहेगा कि ये संसाधन तो कम से कम सभी लोगों को मिलने चाहिए, ताकि मेरा जन्म निम्न वर्ग में हो जाए, गरीब वर्ग में हो जाए तो मेरे को भी ये साधन मिल सके, मैं भी इनका उपभोग कर सकूं। तो वो किसी भी वर्ग को जो है इन जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे वंचित नहीं करना चाहेगा। अपनी पहचान को विस्मृत करना और अज्ञानता के आवरण में खड़ा होने की जो कल्पना करने की बात है वो सहज नहीं है। और ये आपके जॉन रॉल्स भी मानते हैं कि ये बात सहज नहीं है। लेकिन तब अधिकांश लोगों के लिए यह उतना ही कठिन है कि आत्मत्यागी बने। जितना आत्मत्यागी बनना है उतना ही कठिन जो है अपने आप को अज्ञानता के पर्दे में ले जाना है। लेकिन वास्तव में जो है आपके एक अच्छे समाज की स्थापना के लिए, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी है। इस नियम से ही हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे समाज की, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं और एक सामाजिक न्याय वाला जो समाज है वो बन सकता है हमारा। देखो आपके यही कारण है कि हम आदतन आत्मत्याग को वीरता से जोड़ते हैं। हम कई बार क्या करते हैं कि ये जो जैसे मान लो ये अज्ञानता के पर्दे में जाकर के नियम बनाए तो उनको बनाने वाला व्यक्ति कहेगा कि हमने आत्मत्याग किया है। उच्च जातियों में हम और उच्च जातियों के हितों को त्याग करके और निम्न जातियों के हितों के या गरीब वर्गों के हितों में या वंचित वर्गों के हितों के लिए नियम बनाए हैं, ऐसा वो कहता है। लेकिन वास्तव में वो आत्मत्याग नहीं है, वो विवेकशीलता है, वो बुद्धिमत्ता है, वो उसकी बुद्धिमत्ता है, विवेकशीलता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता है कि वो कौन से वर्ग में जन्म लेगा, इसलिए उसने बुद्धि का उपयोग किया है और विवेकशीलता से जो है उसने ये कार्य किया है। इसलिए वास्तव में जो है आपके क्या नहीं है, त्यागी नहीं है, बल्कि क्या है आपके एक विवेकशील प्राणी है। और विवेकशील होने के कारण ही उसने जो है आपके क्या किया है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के बारे में सोचा है। तो ये जो आपके वीरता से जोड़ते हैं, आत्मत्याग को वीरता से जोड़ने की जो बात है वो मानवीय दुर्बलता है और सीमाओं के मद्देनजर हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिसमें असाधारण कार्रवाई की जरूरत न पड़े। असाधारण कार्रवाई की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, जब हम जो नियम और कानून है, जो कार्य हैं वो न्याय संगत करेंगे, तो जो है हमें आपके असाधारण कार्रवाई की आवश्यकता समाज के लिए नहीं पड़ेगी। देखो अज्ञानता की आने वाली स्थिति की विशेषता यह है कि इसमें आपके लोगों को सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद की जाती है। जो भी बताया था मैंने कि इसे आत्मत्यागी नहीं कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने जो आपके अज्ञानता के पर्दे में रह करके और नियमों का निर्धारण किया, न्याय संगत नियम बनाए, तो उसे आत्मत्यागी कहेंगे। लोग ऐसे नियम बना करके आत्मत्यागी बताते हैं अपने आप को कि मैं आत्मत्यागी हूं और वीरता से जोड़ते हैं वीरता, लेकिन वो वीरता नहीं है, उसको वीरता नहीं कहते हैं। ये बातें तो मानवीय दुर्बलता है। वो क्या कहलाती है, आपके विवेकशीलता कहलाती है। तो इसे जो है आपके जॉन रॉल्स विवेकशीलता मानता है और एक विवेकशील मनुष्य ही ऐसा कर सकता है। जॉन रॉल्स का यही मानना है। हालांकि देखो महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि जब वे कौन है कानून या नीति निर्माण करने वाले लोग अज्ञानता के आवरण में रह चुके होते हैं तो वे पाएंगे कि सबसे बुरी स्थिति में ही सोचना उनके लिए हितकर है। सबसे बुरी नहीं, वंचितों के हित में सोचना उनके लिए हितकर है। क्यों? क्योंकि अगर वो वंचित वर्ग में उनका जन्म हो जाए तो क्या स्थिति होगी, इसलिए वंचितों के हित में ही वो ज्यादा सोचेंगे। अज्ञानता का जो ये कल्पित आवरण ओढ़ना, उचित कानूनों और उचित नीतियों को जो है बनाने
या उचित नीतियों तक पहुंचने के लिए जो है आपके सबसे पहला कदम जॉन रॉल्स ने माना है, सबसे पहला कदम माना है, जिससे कि सामाजिक न्याय की हम स्थापना कर सके। इससे ये प्रकट होता है कि विवेकशील मनुष्य न केवल आपके सबसे बुरे संदर्भ के बारे में सोचता है, बल्कि वे जो है ये सुनिश्चित करने की कोशिश भी करते हैं कि उनके द्वारा जो आपके निर्मित नीतियां समग्र जो परिवार है, समग्र समाज है, समग्र देश है, उसके लिए लाभप्रद हो। क्यों? क्योंकि वो जो है आपके इन नीतियों को, इन कानूनों को दोनों ही स्थितियों के लिए लाभदायक बनाएगा। दोनों स्थितियां कौन सी? वंचित वर्ग वाली और सुविधा संपन्न वर्ग वाली, दोनों स्थितियों के लिए लाभदायक बनाएगा। क्यों बनाएगा? जैसे अभी बताया था मैंने कि अगर वो सोचेगा कि अगर उसका जन्म सुविधा संपन्न समाज में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधा विहीन समाज में हो जाए तो उसके लिए समस्याएं होगी। इसलिए वो नीतियां बनाते समय सुविधा विहीन समाज को भी मूलभूत अधिकार, मूलभूत सुविधाएं देना चाहेगा, जिनमें आपके आवास है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चिकित्सा है, स्वच्छ जल है, ऐसी सुविधाएं देना चाहेगा। और साथ साथ में वो सुविधा संपन्न वर्गों के अधिकारों और सुविधाओं में कटौती भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो ये मानेगा कि हो सकता है उसका जन्म भविष्य में सुविधा संपन्न वर्ग में हो जाए, तो जिन अधिकारों की कटौती कर रहा है, जिन सुविधाओं की वो कटौती कर रहा है, भविष्य में उनकी उसके लिए भी कटौती होगी, तो वो कटौती भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो आपके एक विवेक सम्मत आधार पर क्या होगी, इन नियमों का निर्धारण होगा। इसलिए आपके रोल्स मानते हैं कि आगामी समाज में कौन व्यक्ति कहाँ जगह लेंगे इस बात की पता नहीं है, इसलिए जो उसके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वो जो है आपके सबकी रक्षा के होंगे, सबके लिए न्याय संगत होंगे, और हर व्यक्ति जो है आपके नीति का निर्धारण करते समय इस स्थिति में यही कोशिश करेगा कि उनके द्वारा बनाई गई नीतियां बेहतर स्थिति वाली होनी चाहिए, लोगों को बेहतर जो आपकी स्थिति प्रदान करे, है ना। यहाँ आपकी निष्पक्षता आपकी विवेक सम्मत कार्रवाई का परिणाम है और परोपकार का नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर जो नीति बनाई जाती है निष्पक्ष होकर के बनाई जाती है, वो जो है आपके विवेक का परिणाम है, वो किसी के परोपकार का या जो है आपके आत्मत्याग का परिणाम नहीं है। तो जॉन रॉल्स जो आपके आगे तर्क देते हैं, जॉन रॉल्स से क्या तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर के विचार करने की ओर प्रेरित करता है, कि हमें निष्पक्ष होकर के क्या करना चाहिए, हमारे समाज के प्रति ध्यान देना चाहिए, समाज के ओर आकर्षित होना चाहिए, समाज की ओर प्रेरित होना चाहिए, समाज के हित में नियम बनाना चाहिए। इस उदाहरण से हमारे पास पहले से बनाया कोई लक्ष्य और या नैतिकता नहीं है, न तो लक्ष्य होता है न नैतिकता का कोई आपके प्रतिमान होता है। हमारे लिए जो है सबसे अच्छा क्या है यह निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। किस लक्ष्य के लिए पहुंचने के लिए? अज्ञानता वाले पर्दे में रह करके नीति निर्धारित करने वाले लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अज्ञानता में रह करके सामाजिक न्याय के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे पास पहले से निर्धारित कोई भी जो है लक्ष्य या नैतिकता नहीं होती है, बल्कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास हमें स्वतंत्र रह करके जो है नीति निर्धारित करना होता है। हमें यह विश्वास रॉल्स ने किया है कि सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण और सबल रास्ता बना है। रॉल्स ने क्या निष्पक्ष जो आपके तर्क निकाला है, रॉल्स ने यह तर्क निकाला है कि ये जो सिद्धांत है वो निष्पक्ष और न्याय की स्थापना में कारगर है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सकती है। आज के लिए इतना ही काफी है।